ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएमए। क्या है सीएमए? हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, जिसके आपके सामने जो है वो लिखा रहा होगा अलविदाई अटेम्प्ट। ये अलविदाई अटेम्प्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नई स्कीम जो है वो एप्लीकेबल सितंबर 2025 में तो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि शायद आखिरी मर्तबा, शायद तो नहीं, 99% चांस है कि आप लोग जो है वो आखिरी मर्तबा सीएमए नामी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट बिल्कुल ही फौत हो जाएगा। नई स्कीम में ये सब्जेक्ट जो है वो कैफ के ग्रुप बी का पेपर बन जाएगा, यानी कि और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुछ नई चीजें ऐड होंगी, कुछ डिलीट होगा। खैर, वो तो जो होगा वो नई स्कीम में देखेंगे। तो आप लोगों के पास चांस है आखिरी मर्तबा के कैफ 3 जो सीएमए है उसे क्लियर कर सकें। उस हवाले से चूंकि ये प्री बैच है तो मेरे आपके बारे में कुछ अजम्पशंस हैं। और सबसे पहली बात ये कि आप में से 90% लोग वो होंगे जो कि सीएमए पहली दफा पढ़ रहे हैं। क्या मैं सही तो नहीं कह रहा? क्योंकि जो रिपीट कर रहे हैं उन्हें तो रिजल्ट के बाद जाके ख्याल आएगा कि नहीं यार, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या अवाम की ज्यादातर मेजोरिटी जो मेरे सामने मौजूद है सीएमए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? अवाम ने कमेंट्स में कहा यस। ठीक है, सुन के खुशी हुई। मतलब अगर कोई नो भी कह दे तो मुझे बुरा ही लगेगा। जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है वो क्या है, किस नौइयत की है। अच्छा, नो पेंडिंग लेक्चर्स, इसका मतलब ये है कि जो एक पोस्ट बैच या एक्सप्रेस बैच जो आगे जाके बैचेस स्टार्ट होने हैं, एक आ गए भाई, इन्होंने कहा रिपीट, कोई मसले वाली बात नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे बाकी सारे। मतलब आपके वो भी वही जो है वो क्लासेस मिलेंगी जो बाकियों को। मैं जस्ट पूछ रहा था। आप लोगों के पास एक और बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों के पास पेंडिंग लेक्चर्स का बहाना नहीं है कि ओहो हम साथ साथ जो है वो फलाना सब्जेक्ट भी पढ़ रहे थे तो जो है वो सीएम में पीछे रह गया। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों के लिए। पहले दिन से ही रेगुलर रहे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो है वो सवा घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी। सवा घंटा मतलब आई मीन 1 घंटा 15 मिनट। होमवर्क भी थोड़ा थोड़ा हुआ करेगा, साथ साथ पढ़ते रहे। इंशाल्लाह जनवरी, और जनवरी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका जून के अंदर अंदर ही जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा। जुलाई आपके पास पूरा फ्री, अगस्त आपके पास पूरा फ्री। सुकून से जो है वो रिविजन कीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा। अभी तक सुन के बातें कुछ दिल को लग रही हैं, कुछ अच्छी लग रही हैं? आवाम से पूछ रहा हूँ। मतलब लाइव क्लास का ये तो मजा है कि मैं कुछ देर बोलूंगा, फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा, आप लोग यस सर या नो सर या कुछ और कहेंगे, या गंदे गंदे इमोजी सेंड करेंगे, मतलब गंदे गंदे मुंह बनाने वाले, टेढ़ा मुंह। तो मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है, मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा, मैं आवाम से बातें कर रहा हूँ। तो प्लीज आवाम की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने आप से बातें करता अच्छा नहीं लगता, खासतौर पे कैमरे के सामने। नेक्स्ट, सेलिएंट फीचर्स। क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जो इस टाइम हो रही हैं बेस्ड ऑन वन नोट। आपके सामने जो सॉफ्टवेयर आ रहा है इसका नाम वन नोट है। वन नोट की खासियत ये है कि पीडीएफ या उसके क्या कहते हैं पीपीटी के अगेंस्ट इसमें एक ही पेज पे जो है वो आप बेशक 200 पेजेस लिख लें, और साथ साथ जो मैं आपको राइट करूंगा स्क्रीन पे वो आपको नजर भी आता रहेगा। तो जो है वो सवाल खासतौर पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए बड़े मजेदार टूल है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। का मतलब ये है कि आपको जो है वो पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और ये जो है, मैंने जो बात जबानी कही थी, मैंने ये भी कह दिया कि भाई आखिरी अटेम्प्ट है सीएमए जो है वो पास करने की। इसके बाद जब ये ग्रुप बी में कैफ 5 जाके बनेगा ना, तो फिर शायद जी थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो यार इजी चीज जो है वो करके साइड पर करो, मुश्किल की तरफ ना जाओ। मुझे काइंडली कुछ सेकंड्स का ब्रेक दीजिएगा, मैं जरा एसी ऑन करवा के आया, स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। लो जी, मुझे बताया गया कि मेरे अलावा बाकी सबको तो सर्दी लग रही है, इसलिए वो है ऑन नहीं किया जा सकता। चले कोई नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोगों की खातिर। नेक्स्ट, मेरी एक्सपेक्टेशंस। मैं आप लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ हूँ। आप लोग रेगुलरली आएंगे, रोज आएंगे, नेसेसरी मटेरियल्स और नियत लेके आएंगे। नेसेसरी मटेरियल से क्या मुराद है? आपके पास लिखने के लिए कुछ होगा। ये ना हो कि मैं बोले चला जाऊं, आप जो है इस तरह जो है वो स्क्रीन को देखते रहे। आपने साथ साथ कुछ करना भी है, साथ सवाल सॉल्व भी करना है। आपके पास रजिस्टर्स होने चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मैं क्लास में कैलकुलेटर लेके नहीं आऊंगा, मैं आप लोगों पर रिलाई कर रहा हूँ कि मेरे होने हाथ तालिब इल्म जो है वो मुझे जो है वो स्टेटमेंट सॉल्व कर करके दे रहे होंगे। अगर मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ गया तो ये आप लोगों की जो है वो नाअहली कंसिडर की जाएगी। तो प्लीज ये नौबत आप लोगों ने नहीं आने देनी कि मैं कैलकुलेटर यूज करूं।
नेक्स्ट आपके पास है कि स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन क्लास इन डिस्कशन एक्टिविटीज। हो जो मैं पहले उर्दू में कह चुका कि यार लाइव क्लास का मजा ही ये है कि जो है वो टू वे कम्युनिकेशन हो। मैं इस टाइम लाहौर में बैठ के बोले चले जा रहा हूँ और अवाम जो है वो मेरी पता नहीं कहाँ कहाँ से इस टाइम होगी। आधे से ज्यादा लोग तो लाहौर में नहीं होंगे। बाय द वे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग मतलब कहाँ कहाँ से हैं। पहला आंसर आया इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, सिंध, इस्लामाबाद। गुड यार, मतलब हमारे पास एक डाइवर्सिटी है। बल्कि लाहौरी तो कम है, बल्कि लाहौरी सिर्फ एक ही है। तो ठीक है, वेरी नाइस। इस टाइम जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू एक लाहौर का टीचर बैठ के जो है वो इस्लामाबाद भी पहुंच रहा है, कराची भी पहुंच रहा है, एक सिंध हैदराबाद भी जो है वो लोग हैं। तो ठीक है, प्लीज जो है वो रेगुलर रहिएगा और जो है वो इसका फायदा उठाइएगा इन लाइव क्लासेस का। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आस्क क्वेश्चन एंड सीक क्लैरिफिकेशंस व्हेन नीडेड। हर क्लास के पहले 5 मिनट में इस तरह की बातें करता पाया जा रहा हूँ कि हाँ यार कल जो पढ़ा था या कल जो होमवर्क किया था उसमें कोई परेशानी है तो बता दो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे भागा चला जाऊंगा। आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होगा कि मुझसे जो है वो क्लास के अंदर इंटरेक्ट कर सकें अगर कोई पुरानी बात जो है वो फंस गई है तो। नेक्स्ट, बदले में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? कोई खास नहीं, बस एक लाइन है, पेपर पास कर लें, बहुत है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि सीएमए में रखा क्या है। इससे पहले कि मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊं, एक और अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी अभी जो है वो पीआरसी करके आए हैं, फ्रेश फ्रेश क्यूएम पढ़े? खामोशी का मतलब मैं ये लूं कि पीआरसी किए हुए काफी अरसा हो गया। चलें, वंस अगेन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप में से कुछ लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता हो तो मैं सीएमए से पहले क्यूएम का टीचर हुआ करता था। मतलब फौत नहीं हो गया, रिटायर नहीं हो गया, अभी भी क्यूएम का टीचर ही हूँ, लेकिन पहले क्यूएम और फिर मैं सीएमए में आया। तो मेरा स्टाइल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम क्यूएम पढ़ रहे हो, क्यूएम का एक एडवांस वर्जन पढ़ रहे हो। हम नाम तो इसका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग से हट के आपको फीलिंग आएगी, थोड़ी मैथ्स मैथ्स वाली क्यूएम क्यूएम वाली फीलिंग आएगी, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने शायद सुना हो यार, एक बड़ा अजीब सा जो है वो सब्जेक्ट है, अगर आप इसे क्यूएम समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये कीपिंग इन माइंड आपके सामने मैं रखता हूं ग्रिड। ये है ग्रिड। आई कैप ने कहा कि ग्रिड ए में से 35 to 45% पेपर आएगा। ये चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स का नाम देख के तो आपको ऐसा कोई खास फायदा नहीं होना, इसकी तो आपको स्लाइड्स भी मिल जानी है। डायरेक्ट आते हैं इधर। ये आपके पास है सिलेबस वेटेज। अगर पास पेपर एनालिसिस किया जाए, लेटेस्ट पास पेपर ही मैंने आपके सामने एनालिसिस करके रखा हुआ है, चेक करें। 48 मार्क्स का पेपर सिर्फ 3 चैप्टर से आ रहा है। तो जिस तरह क्यूएम में हम इस तरह करते होते थे कि चैप्टर 5, 6, 11 और 12 फाइनेंशियल मैथ और प्रोबेबिलिटी कर लो, 50% पेपर तो वहीं से हो जाएगा। यहाँ भी मैं इस तरह की बातें करता पाया जाऊंगा कि यार जो है वो ये चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीवीपी और एलिमेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो पढ़ लें अच्छी तरीके से। आपका तकरीबन 40% पेपर तो उधर से आना है। तो ये स्क्रीनशॉट भी शायद अभी आपके लिए इतने काम का ना हो, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप रिवीजन की नियत से बैठेंगे तो एक दफा ओरिएंटेशन वाली स्लाइड्स खोल के ये वाला चार्ट दोबारा देखिएगा और देखिएगा हमने जो है वो कितने कम टाइम में जो है वो अपना कितना अच्छा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया। आगे चलते हैं। जरूरी चीज ये है कि एग्जामिनर कमेंट्स पे बात की जाए। ये तो हर ओरिएंटेशन में होता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, सब्जेक्ट वैसा है, लेकिन आई कैप साहब क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में? स्टूडेंट्स जो करके आते हैं आई कैप में, उसके बाद आई कैप का एग्जामिनर जो है वो कैसी दुखी दुखी बातें करता है, एक दफा उससे भी पूछते हैं। तो स्प्रिंग 22 ऑनवर्ड्स मैंने आपके सामने एग्जामिनर कमेंट्स रखे हैं। अब सोचने वाली बात ये, स्प्रिंग 22 क्यों? तो वैसे तो आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं एक रिमाइंडर देता जाऊं कि स्प्रिंग 22 में जो है वो अभी जो जो स्कीम खत्म हो गई, वो स्कीम जो है वो नई नई आई थी, उसका पहला पेपर हुआ था। तो स्प्रिंग 22 से पहले जो है ये सीएमए का पेपर जो फिलहाल जिसे मैं बार बार इजी कह रहा हूं, ये थोड़ा सा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। यू कैन से 2013 से लेके 2022 तक सीएमए का पेपर जो है वो, स्प्रिंग 2022 से भी पहले ऑटम 2021 तक जो है वो सीएमए एक मीडियम किस्म का पेपर हुआ करता था, थोड़ा टफ हुआ करता था, कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स में टफ हुआ करते थे। स्प्रिंग 22 में आके उसने 3 चैप्टर्स जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बजटिंग और एनपीवी एंड आईआरआर, ये 3 इंतहाई हैवी टॉपिक्स जो है वो आईकैप ने सीएमए से उठाए।
और MFA नामी एक सब्जेक्ट में रख दिया जिसका नाम है कैफ 6। तो इसलिए स्प्रिंग 22 वाला से आगे वाला CMA और स्प्रिंग 22 से पहले वाला CMA एक बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जब मैं आपको इंशाल्लाह पास पेपर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो हमें सवाल की अटेम्प्ट देख के ही पता लग जाएगा कौन सा वाला CMA है। एक दफा फिर मैं रिमाइंड करता जाऊँ, 2013 से 21 तक डिफिकल्ट वाला CMA, 2013 से पहले पहले इंतहाई आसान वाला CMA और 2022 से लेके 2025 तक भी इंतहाई आसान वाला CMA। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, अगली स्कीम में क्या होता है, वो अल्लाह जाने, वो अगली स्कीम में देखेंगे। तो आपके पास आसान वाला CMA पास करने का मौका, बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ लेकिन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग वाकई जो है वो दिल में रख सकें ऐसे। तो स्प्रिंग 2022 आई के आपने तो बहुत कुछ कहा, मैंने इंपॉर्टेंट बातें जो उसने बुराइयां की वो रेड कलर की, ऑरेंज कलर की हाईलाइट की हुई और जो उसने काम की बात की, जो मशवरा दिया वो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। बुराई उसने ये की कि सिलेक्टिव स्टडी की गई थी और लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। अभी बड़ी गहरी बात है, आई कैप के एग्जामिनर को कराची में बैठ के ये कैसे पता है कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों ने जो गुल खिलाए हैं उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी की थी कि नहीं, उन्होंने लैक ऑफ प्रैक्टिस की थी कि नहीं। तो इतना पढ़ा लिखा बंदा है कैप में एग्जामिनर कि उसने पेपर देख के पता लगा लिया कि स्टूडेंट ने प्रैक्टिस वगैरह कोई नहीं की है और वैसे उठ के आ गए हैं पेपर में। तो इसका उसने सोल्यूशन क्या दिया है, ग्रीन कलर का, उसने कहा है इट इज देयरफॉर एडवाइस टू स्टडी द एंटायर सिलेबस एंड प्रैक्टिस द एप्लीकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट। आई कैप का एग्जामिनर कह रहा है कि जालमो प्रैक्टिस करके आया करो। तो आप लोग मेरे हत्थे चढ़ गए, इंशाल्लाह प्रैक्टिस तो मैं आपको इंशाल्लाह टिका के कराऊंगा। लेकिन वंस अगेन वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अकेला मैंने क्या कर लेना है, आप लोगों का जो है वो साथ सपोर्ट चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटम 22, देखते हैं ऑटम 22 में उसने क्या फरमाया। उसने कहा लैक ऑफ ग्रिप थी बेसिक कॉन्सेप्ट में और फिर वो कह रहा है कि बच्चों की बेसिक्स ही खराब है। एग्जामिनर स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आसान सवाल पे जो है वो स्टूडेंट ने टाइम जाया किया। वंस अगेन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आई के आपके एग्जामिनर को एसी वाले रूम में बैठ के ये कैसे पता कि एग्जामिनर ने इस वाले सवाल पे टाइम लगाया होगा। कॉमन सेंस कहती है कि जब स्टूडेंट ने जो है वो पेपर 100 में से सिर्फ 60 नंबर का किया होगा तो एग्जामिनर आगे से इसी किस्म की असम्पशंस लेगा। स्टूडेंट ने जरूर जो है वो जो 6 सवाल किए हैं 10 में से, उसमें से जो है वो हर सवाल पे इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया कि बाद में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। ग्रीन कलर से उसने सजेशन तो कोई नहीं दी, लेकिन क्या हम इतने पढ़े लिखे हैं कि सजेशन खुद निकाल लें। उसने कहा है कि स्टूडेंट टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। मैंने कहा उसका सोल्यूशन क्या होगा, एक भाई क्लास छोड़ के चले गए, नहीं यार ये सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन ये होगा कि हम ज्यादा सही प्रैक्टिस करें, मुश्किल काम को आसान तरीके से कम टाइम में करना सीखें। वो कैसे सीखेंगे, क्लास में रेगुलरली हैं इंशाल्लाह, साथ साथ सीख लेंगे प्रैक्टिस से। नेक्स्ट पे स्प्रिंग 23 में वो क्या कह रहा है, एग्जामिनीज टेंड टू अटेम्प्ट आंसर विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग द अप्रोच एंड फॉर्मेट्स। एग्जामिनर कह रहा है कि लोग अंधाधुंध शुरू हो जाते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, जहां से दिल करता है वहां से शुरू कर देते हैं और जहां दिल करता है कंक्लूजन निकाल के जो है वो आगे चले जाते हैं, जिससे बहुत अननेसेसरी लॉन्ग वर्किंग्स होती हैं और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। वंस अगेन एग्जामिनर ने अंदाजा लगाया है कि स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते होंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात तो हमने पिछले एग्जामिनर कमेंट में ही पढ़ी थी, इसमें नई बात किया है। उसने कहा है कि आंसर्स विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग द अप्रोच, ये एक बहुत जरूरी बात है। मैं हर सवाल से पहले आपको एक इस तरह की बात करूंगा कि यार माइंड में एक हल्का सा मैप बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि सवाल में एग्जैक्टली करना क्या है। आपके माइंड में एक रफ स्केच होना चाहिए सवाल का CMA के कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है क्या उस हवाले से। मैं आपको जो है वो हर सवाल में जो है वो गाइड कर रहा इस तरह के रफ स्केच के ऊपर भी और सवाल की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी। याद रखिएगा आप लोग जो है वो QM करके आ गए हैं, तरीकेकार बैक एंड पे सेम है QM का भी और CMA का भी, कि आपने कैलकुलेटर से बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है और एंड पे कंक्लूजन निकालना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फर्क जमीन आसमान का है बिटवीन QM एंड CMA वो ये है कि QM था MCQ जिंदाबाद, 4 ऑप्शंस हैं, अक्सर तो तुक्का लग जाता होता था, ऑप्शंस देख के पता लग जाता इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है। CMA में भी करना तो कैलकुलेटर भी बड़ा सारा कुछ है, कैलकुलेटर पे रफ वर्क ज्यादा सारा करना है, मगर आई कैप को एग्जामिनर अंकल को ईच एंड एवरीथिंग दिखाने हैं। एक लाइन जो आपने स्कूल के जमाने में कॉलेज के जमाने में अपने टीचरों से सुनी होगी, प्रोफेसर सुनी होगी कि बेटा स्टेप्स के नंबर होते हैं, वो लाइन फिर से वापस आ गई CMA में। वंस अगेन मैं आपके सामने वही बचपन के जमाने का डायलॉग बोलूंगा कि स्टेप्स के नंबर होते हैं।
और ये खाली डायलॉग नहीं है, वाकई ऐसा है। अगर आपने सवाल को 80% सही कर दिया तो आपके वाकई 80% मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेप 1 में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो गया। स्ट्रेटेजी भी हमारी ये होगी कि इंस्टेड ऑफ के हम एक 10 नंबर का सवाल जो कि उसूलन 18 मिनट्स में हो जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के हम आधा घंटा लगा के उसमें से 10 में से 10 नंबर लें, हमको 18-20 नंबर लेके उस 10 में से 8 नंबर लें और आगे चलें। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। शायद पहले दिन आपको इतना ना फील हो रहा हो कि यार ये अजीब टीचर है, पहले दिन ही कह रहा है कि सवाल पूरा ना करो, सवाल परफेक्ट ना करो, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको रियलाइज होता जाएगा कि यार ये जरूरी है। अगर परफेक्शन के पीछे पड़ जाएंगे कि यार ये सवाल जब तक मेरा 100% सही नहीं हो जाता मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा, और समझे पेपर फेल है। ऐसा नहीं करना। और कैसे हमारी ऐसी प्रैक्टिस होगी कि हम साथ साथ इस तरह पढ़ना सीखें। आप लोग क्लास में आ गए, इंशाल्लाह हो जाएगी। वो मेरी जिम्मेदारी है आपको कराना। आगे चलते हैं। ऑटम 23 में भाई ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा सिलेक्टिव स्टडी की गई थी, अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। हर एग्जामिनर कमेंट में एक नई बात आती है, कुछ पुरानी बातें हो जाती है। अब इसमें नई बात क्या है? लैक ऑफ अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस। आई कैप साहब कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट देखते नहीं थे, जो दिल करता था कर देते थे। अगर रिक्वायरमेंट है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता दो तो स्टूडेंट जो है वो रीऑर्डर साइज निकाल के बैठे होते होंगे। एक और उसने बात की लैक ऑफ ग्रिप ऑन की कॉन्सेप्ट्स। फिर उसने कहा गया स्टूडेंट्स के दो कॉन्सेप्ट्स ही कचरे हैं। दोनों स्टूडेंट्स ने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, आप लोग तो मेरे पास आ गए हैं। ग्रीन कलर्स का उसने क्या कहा, दैट क्वेश्चन शुड बी रेड मोर केयरफुली। उसने कहा यार एटलीस्ट सवाल की रिक्वायरमेंट ही ध्यान से पढ़ लिया करो, और जो है वो पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा करें, सिलेक्टिव स्टडी ना किया करें, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। एक जो चीज कॉमन है वो क्या है, क्या बार बार कह रहा है कि यार प्लीज एक दफा सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया करो। तो आप लोगों ने सिलेबस पूरा पूरा पढ़ना है मेरे साथ, छुट्टी कोई नहीं करनी। आगे चलें। स्प्रिंग 2024, तकरीबन आज से 1 साल पहले, विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मेट। फिर वही बात उसने पहले भी कही थी कि स्टूडेंट्स जो है वो कोई फॉर्मेट के बगैर जो है वो काम शुरू कर देते हैं। अननेसेसरी लेंथी कैलकुलेशंस, ये भी पुरानी बात है। वेस्ट ऑफ टाइम, ये भी पुरानी बात है। चेक करें 2 साल बाद भी जो मसले थे स्प्रिंग 22 में अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो जरूरत से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो बहुत सारा होता है। ऑटम 24, स्टूडेंट स्ट्रगल टू ग्रास द की एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग। फिर वही बात कि स्टूडेंट को यही नहीं समझ आ रहा कि क्या पूछ क्या रहा है। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जामिनर कमेंट्स रखे, समराइज हमने यही किया कि सिलेबस कवरेज जरूरी है, कम टाइम में ज्यादा सही वर्किंग्स करना सीखनी है, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। सवाल कम टाइम में जितना सॉल्व हो रहा है करें और आगे चले अगले सवाल पे करें। पेपर 100% कर लें, उससे पासिंग चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू कि आप 60% पेपर करें और बाद में आपको फेसबुक पे ग्रुप में जो है वो पोस्ट करनी पड़े कि मैंने जो है वो सिर्फ 55 मार्क्स का पेपर किया था, प्लीज कोई बता दे कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। और फिर वहां उस पर बहुत सारे लाफ रिएक्ट आएंगे और कोई आपको ढंग का जवाब नहीं देगा, अल्लाह ना करे। मैं काफी देर से बोले चला जा रहा हूं, अब तक मैंने जो कुछ कहा किसी एरिया में कोई परेशानी? रोजे में मैं बोल रहा हूँ और खामोश आवाम बैठी है, एटलीस्ट टाइप तो कर दो यस या नो। नेक्स्ट। पहले मैं लिखा मसला क्या है सीएमए का, लेकिन मैंने काट दिया। मैंने कहा नहीं, मसला क्या है सीएमए के स्टूडेंट्स को। तो एक मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि आमतौर पे क्या मसले होते हैं। वंस अगेन, जो लोग पहली मर्तबा सीएमए पढ़ रहे हैं शायद ये बातें उनके जो है वो बहुत दूर से गुजर जाएं कि यार हमें तो पता ही नहीं सीएमए होता क्या है, तो मैं इतनी स्पेसिफिक बातें क्यों कर रहा हूँ। एक दफा जस्ट मैं ये सारा कुछ गो थ्रू करूंगा। जो लोग पहली दफा सीएमए नहीं पढ़ रहे उन्हें बातें बड़ी अच्छी तरह समझ आएंगी, और जो पहली दफा पढ़ रहे हैं एक दफा सुन लें। वंस अगेन, जब महीने बाद 2 महीने बाद आप एटलीस्ट एक दफा इन स्लाइड से गुजरेंगे ना, तो आपके दिल में जो है वो सारी बातें ताजा हो जाएंगी कि जो है वो 2 महीने पहले मार्च में जो है वो अली शाहिद ने रोजे की हालत में क्या फरमाया था। पहली बात ये क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। आप लोगों ने क्यूएम किया, आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी, आप लोग साथ साथ एफआर 1 भी पढ़ रहे होंगे, और बहुत जो सब लोग रिपीट कर रहे हैं उन्होंने तो और बड़ा कुछ पढ़ा होगा, एमएफए पढ़ा होगा, ऑडिट पढ़ा होगा। बाकी हर सब्जेक्ट में खासतौर पे पीआरसी में होता है क्या, 1700 सवाल कर लो, वो 800 सवाल वाली असाइनमेंट कर लो, पेपर इंशाल्लाह पास है। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है यार, पिछले जो है वो 8 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स कर लो, पेपर जो है वो पास है। ऐसा करो ये 20 सवाल कर लो, 21 सवाल कर लो, पेपर पास है। सीएमए में, एक मिनट, कॉल है तो अननोन नंबर, इग्नोर करना पड़ेगा।
सीएमए में ये होता है कि यार मतलब शायद हर टीचर ये ना कहे, लेकिन मैं इस पे बिलीव करता हूं कि यार कुछ सवाल करो। कुछ सवाल का मतलब ये नहीं एक दो, कुछ थोड़े सवाल करें लेकिन अच्छी तरह करें। एट मिनिमम 5 से 6, एट मैक्स 9-10, 20-20 सवाल आप कर लें। हर सवाल जो है वो कचरा करें और जो है वो आपको समझना है। थोड़े सवाल करें लेकिन जरा अच्छी तरह करें। एक मिनट, ये मैं इसे जरा ऑटो मैसेज कर दूंगे, भाई मैं क्लास में हूँ, कॉल्स ना करो। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था क्वांटिटी वर्सेस क्वांटिटी की। तो होपफुली अब तक जो मैं कह रहा था वो क्लियर हो चुका होगा कि यार अच्छी तरह कुछ सवाल करने हैं और क्वांटिटी पे हमने नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है। नेक्स्ट ये है कि आपने अंधाधुंध कुछ नहीं करना। ईच स्टेप एंड एवरी वर्किंग शुड बी क्लियर टू यू। आप वंस अगेन, जबानी शायद एडवांस में ये बातें करता है, आपको अजीब से लग रही हो, लेकिन आपने हर वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में एक एटलीस्ट रफ स्केच हो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, चूंकि ज्यादातर लोग जो है वो कह रहे हैं कि सीएमए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जब आप कोई भी सवाल करते हैं क्यूएम का, आप इस नियत से करते हैं कि यार ये मेरे पास डाटा गिवन है, मैंने सवाल की एनपीवी निकालनी है या आईआरआर निकालना है या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो सवाल है वो क्यूएम के एमसीक्यू से कम 10 गुना बड़ा होगा। क्यूएम के सवाल में आपने एक चीज निकालनी होती होगी, यहाँ आपने 10 चीजें निकालनी है। तो क्यूएम के एक सवाल में जो आप रफ वर्क करते थे, यहाँ सीएमए के एक सवाल में वो वाली रफ वर्किंग एक वर्किंग कहलाएगी। उसका हम नाम लिखेंगे। खासतौर पे वो लोग जो साथ FR1 या कोई और सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उन्हें अच्छी तरह आइडिया होगा वर्किंग वन का मतलब क्या होता है। आप जो है वो लिखते हैं सेल्स, आगे रेवेन्यू 115 मिलियन और आगे लिखते हैं W1, और W1 अगले पेज पे जाके लिख देते हैं कि 115 मिलियन जो सेल्स हैं ये कहां से हैं। आप कहते हैं 115 मिलियन में से इतने मिलियन लोकल सेल्स थी, इतने मिलियन एक्सपोर्ट था, इतने मिलियन जो है वो डिस्काउंट्स थे, और ये सारा कुछ नेट ऑफ करके 113 मिलियन वाली वैल्यू आई है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अकाउंटिंग में इस तरह की चीजें पढ़ी हैं। चलो मैं सामने अगर डायग्राम भी बना दूं, आप कहते हैं जी सेल्स 105 मिलियन रुपीज, कहां से आई ये फिगर? वर्किंग वन से आई ये फिगर। और अगले पेज पे जाके आप कर रहे होते हैं वर्किंग वन, सेल्स, लोकल, एक्सपोर्ट, लेस डिस्काउंट्स। तो ये सारा कुछ मिला के बन गया 115,000। इस तरह की चीजें देखी हैं पहले के? कभी नहीं? जिन्होंने नहीं देखी वो इंशाल्लाह देख लेंगे, और जिन्होंने देखी वो उन्हें तो देखी हुई, होने का टेंशन। तो इस तरह से हमने हर चीज करनी है। प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखनी है। पहली क्लास में एडमिट कर लेता हूं कि मेरी राइटिंग इतनी हसीन नहीं है, लेकिन अगर राइटिंग बहुत साफ साफ सुथरी ना हो, फिर भी अगर आप प्रेजेंट अच्छी तरह कर दें तो पेपर पास हो जाता होता है। आई कैप जो है वो ज्यादा माइंड नहीं करता। नेक्स्ट मैं जो है वो टॉपिक वाइज बातें स्टार्ट की कि क्या जो है वो हर टॉपिक मसला होता है। ओवरहेड्स में एलोकेशन इजी होती है, एब्जॉर्प्शन रेट चीज जो मसला करती है। वंस अगेन, जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं वो कहेंगे यार एब्जॉर्प्शन रेट होता क्या है, पता चले तो मसला क्रिएट करे। बस अंडरलाइन करके रख लें, हाईलाइट करके किसी कोने में रख लें। कल को जब एब्जॉर्प्शन रेट नामी चीज सामने आएगी, आप खबरदार हो जाएंगे कि यार ये एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज्यादा स्टूडेंट्स को तंग करता है। इससे हमने अपने आप को तंग करने नहीं देना। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी ऑफ ओवरहेड जो है वो स्टूडेंट को तंग करती है। बहुत सारे तरह के ओवरहेड्स होते हैं, बच्चे उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने नहीं होना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है कि बजटेड यूज करें या नॉर्मल यूनिट्स यूज करें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है, कोई बात नहीं, आगे जाके पढ़ लेंगे। कौन सी कैपेसिटी यूज करनी है, आगे जाके पढ़ लेंगे। ब्रेक इवन में डिफिकल्टी होती है कि सवाल स्टार्ट कहां से करें। ब्रेक इवन का, सीवीपी का जो सवाल आता है
उसकी स्टार्टिंग ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन से डेटा को पहले यूज करें। देखा जाए तो ये सारी की सारी तकरीर जो मैं कर रहा हूँ वो रेपिटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, शायद उनके लिए स्टूडेंट जो है उतनी बातें इतनी रेलेवेंट ना हो, लेकिन चलो कल को लोगों ने रिकॉर्डिंग्स भी तो देखनी है, तो किसी ना किसी का तो भला हो ही जाएगा। जो लोग फ्रेश बैठे हैं प्लीज परेशान ना हो, इसे स्टोरी समझ के सुन लें कि मैं भी जो है वो आप लोगों को कुछ मॉन्स्टर्स का नाम बता रहा हूँ। कल को आपने इन मॉन्स्टर से मिलना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इनको जो है वो इजिली डिफीट कर देना है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन की तमाम वर्किंग जो है वो आपस में लिंक होती हैं। लेबर में एक लर्निंग कर्व नामी चीज होती है, स्टूडेंट्स को तंग करती होती है। बाकी लेबर जो है वो बहुत इजी है। कहाँ जो है वो लर्निंग कर्व एंड होता है, उन वाले बैचेस का क्या करें जाके देख लेंगे। टारगेट कॉस्टिंग एक बहुत इजी सब्जेक्ट है जिसमें किसी को कोई मसला नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग में जब मटेरियल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस स्टार्ट हो तो इश्यूज आते हैं, और नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में जो है वो कभी कभार इश्यूज आते हैं, खासतौर पे जब हमें ये पता ना हो कि इंस्पेक्शन यूनिट जो है वो कब हो रही है, या इंस्पेक्शन यूनिट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट या बिल्कुल एंड पे ना हो रही हो, किसी एक परसेंटेज पे हो रही हो कि 50% या 60% वगैरह। वेरिएंस में जो है वो बाकी सारी वेरिएंसेस इजी हैं। जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स की वेरिएंस में जो है वो थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरह के फॉर्मूलाज है। स्टूडेंट जो है वो उस बात में थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि कौन सी जगह कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें। वंस अगेन घबराना नहीं है, देखी जाएगी। डिसीजन मेकिंग में शट डाउन वाला डिसीजन जो है वो आवाम को तंग करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के केस में जब बफर स्टॉक आ जाता है तो आवाम परेशान होती है। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो कॉन्सेप्ट वही है जो कि आपने बचपन में भी पढ़ लिया, नहीं कि पीआरसी में पढ़ लिया, लेकिन कैफ टॉस के सवाल जो है वो पीआरसी वाले में थोड़े से मुश्किल आते हैं, इसलिए जो है वो आवाम तो इसी कंफ्यूज हो जाती है। वंस अगेन वही डायलॉग जो रिपीट करूंगा कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, आपके सामने है आपका स्केड्यूल टेंटेटिव। आज यानी कि 17 अगस्त 2025 रमजानुल मुबारक पे आपकी ओरिएंटेशन है, और उससे ऑनवर्ड जो है वो आपका सिलेबस इंशाल्लाह कुछ इस फॉर्मेट में जो है वो किया जाएगा। इंशाल्लाह जून के अंदर अंदर ही हम जो है वो सिलेबस पूरा कर लेंगे। दोबारा कह रहा हूँ, जुलाई और अगस्त आप लोगों के पास है। टिका के रिवीजन करें सीएमए की, टिका के जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ें, पहले टर्म में निकालें ये भी, और आप इसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो भी। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, वैसे तो बाद में स्लाइड्स में शेयर कर ही दूंगा। सीक्वेंस मेरा आईकैप वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे है, लेकिन स्टिल मैंने आगे साथ आईकैप साइटेक्स रेफरेंस इसीलिए लिखा है कि स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान ना हो कि पता नहीं हम कोई सब्जेक्ट छोड़ ही ना दे। सब्जेक्ट सारा कुछ होगा, कवरेज 100% होगी, बस सीक्वेंस जो है वो ऐसा है। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन पूरी हो गई। अब हैं आपके सवालात, और अगर आपके पास सवालात नहीं है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, सब्जेक्ट जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ हर जो है वो चैप्टर का। अब तक पूरे सीएमए के बारे में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो रख लें। मेरी तरफ से जो मेन बात थी वो पूरी हो गई है। हमें तकरीबन कितना टाइम लगा है, सिर्फ आधे घंटे में मेन काम हो गया है। अब आगे बस स्टोरी मोड है। सीएमए, बड़ों से कुछ सुनाओ, कोई मिसकंसेप्शन हो, सीएमए का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए कोई जो है वो हिचकिटाहट आ रही हो, कोई सवाल नहीं। अवाम ने कहा आरसीडीएम क्या है। आरसीडीएम का है रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आई कैप की बुक में, दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 15 है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, चैप्टर 16 है डिसीजन मेकिंग का। लेकिन मैंने एक ही सब्जेक्ट, एक ही जो है वो टॉपिक कंसिडर करता हूं। मैंने जो है वो एक ही झटके में पढ़ा दूंगा। है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेक करें 16 से 29, हमने इस पे अच्छा खासा टाइम लगाना है, तकरीबन 2 हफ्ते। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए जी, मैं फिर आपके सामने ये जो चैप्टर्स हैं इनके ऊपर हल्की सी जो है वो एक स्टोरी मोड के उसमें ओवरव्यू दे दूं कि हर सब्जेक्ट में जो है वो एग्जैक्टली मेन मेन बातें क्या हैं। पिछली दफा की बात है, पिछला जो पोस्ट बैच आया था यानी कि नवंबर 2024 में,
उसमें इसी तरह जो है वो ओरिएंटेशन चल रही थी। मैंने इसी तरह कहा था कि जो है वो एक थीम पकड़ते हैं और जो है वो सारे के सारे जो है वो चैप्टर्स का एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में तब कहा था, सर गोल्ड लीफ की एग्जांपल लेके सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स को एक्सप्लेन करें। मैंने स्टूडेंट की कमेंट को तो इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद मतलब एक और स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि सर गोल्ड लीफ छोड़ें, आइसक्रीम की बात करें। तो ये मुझे आइसक्रीम वाली बात इतनी मजे की लगी कि मैं आज भी उसी एग्जांपल को फॉलो करने लगा हूँ। 1 मिनट, एक लंबा सारा कमेंट आया, सर अगर सीएमए का पेपर हम सितंबर में देंगे तो मार्च में दोबारा तो नहीं देना पड़ेगा न्यू स्कीम के मुताबिक? नहीं, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पशन मिलेगी ना। जो नया वाला सब्जेक्ट है एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए अगर आपका पास होगा तो एमए जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीएमए पास कर लें, आपका ही भला है। एक मुश्किल आसान पेपर देके पास करके मुश्किल पेपर से आप लोग बच जाएंगे। वंस अगेन मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, क्या पता एमए इससे भी इजी हो, लेकिन कॉमन सेंस कहती है ग्रुप बी का पेपर है तो भाई ग्रुप बी में तो मुश्किल मुश्किल पेपर होते हैं। ऑडिट हो गया, एमएफए हो गया, FR2 हो गया। जबकि ग्रुप वन में जो है वो प्यारे प्यारे पेपर होते हैं, टैक्स हो गया, FR1 हो गया, बीलॉ हो गया। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे एक आइसक्रीम शॉप की। लेट्स सी ये चैप्टर्स में से क्या क्या होता है जो आइसक्रीम शॉप्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। ओरिएंटेशन तो गुजर गई, नेक्स्ट हमारे पास है मैथ्स। ये एक शायद डिफरेंट बात है, शायद आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा हो कि सीए में आप लोग पढ़ने आए हैं और आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं चूंकि क्यूएम का टीचर हूं तो जबरदस्ती जो है वो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जरूरी है शुरू में ही एक दफा हम अपने मैथ्स के ऊपर हाथ सीधा कर लें, कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो कि आगे सीएमए के तकरीबन हर सवाल में यूज होनी है, उन्हें अभी से पक्का कर लें। तो हमारी टाइम सेविंग होगी, हम कम टाइम में ज्यादा जो है वो कर सकेंगे। इंस्टेड ऑफ वो लोग जो सीएमए को अकाउंटिंग समझ के पढ़ रहे होंगे, हम मैथ्स और क्यूएम समझ के पढ़ रहे होंगे तो हमारा जरा इजी हो जाएगा। तो हमने 2-3 दिन जो है वो सिर्फ मैथ्स के ऊपर लगा देना इंशाल्लाह। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिक्स एंड ओवरहेड्स। बेसिक्स ऑफ सीएमए की बात करेंगे, कुछ थ्योरी पोर्शन की बात करेंगे, देन हमारे पास है ओवरहेड्स। आप लोगों में से अगर कुछ ये वर्ड लोग पहली दफा सुन रहे हैं, ओवरहेड्स, क्या होता है ओवरहेड? अगर उर्दू तर्जुमा करें तो ओवरहेड का मतलब वो चीज जो कि सर के ऊपर है, लेकिन हम उर्दू तर्जुमा नहीं, हम इसके मफहूम की बात करते हैं। ओवरहेड्स उन चीजों को कहते हैं जो कि आपके डायरेक्टली के अलावा लग रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम शॉप है, टाइम हमारे पास बहुत है, मुझे जरा सुकून से सोच के बताएं एक आइसक्रीम शॉप के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। पीएससी तो आप लोग करके आए हैं, अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है, आपने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स पढ़ी होंगी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, इन सब में क्या क्या आता है, किस किस तरह के खर्चे आते हैं? मैं कमेंट्स की तरफ देख रहा हूँ। नहीं जी, अवाम को बहुत ही ज्यादा रोजा लग रहा है आइसक्रीम का नाम सुन के। सोचे सोचे कुछ तो होता होगा, कोई खर्चा नहीं होता, 100% प्रॉफिट होता है। आइसक्रीम आसमान से उतरती है और आप बेच देते हैं। फाइनली किसी ने कहा स्टिक पैकिंग फ्लेवर। आप आइसक्रीम खाते हो, उसमें एक लकड़ी की डंडी लगी होती है, पैसों की आती होगी। पैकिंग, आप आइसक्रीम खाते हैं वो प्लास्टिक के रैपर में होती होगी, रैपर पैसों का आता होगा। फ्लेवर, आप आइसक्रीम खाते हैं आपको मजा आता है, फ्लेवर भी पैसों का आता होगा। अवाम ने कहा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल इंक्लूडेड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उन्होंने एक ही लफ्ज में बड़ा कुछ कह दिया। आइसक्रीम बनाने में जो कुछ भी लगेगा उसे हम प्यार से बोल देंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम शॉप के पास शायद एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, यकीन माने उस सिक्योरिटी गार्ड ने आइसक्रीम ना बनानी है ना बेचनी है, लेकिन खर्चा तो है, उसे हम कहेंगे ओवरहेड। और बहुत सारे तरह के ओवरहेड हो सकते हैं।
आपकी आइसक्रीम की शॉप में लाइट जलती है, मशीनें चलती हैं, तो बिजली का बिल आता है। क्या ये बिजली का बिल आपकी आइसक्रीम आपको बना के दे रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी, आपकी मशीन नहीं चलेगी, आइसक्रीम नहीं बनेगी। तो हर वो चीज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ना कर रही हो लेकिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी हो, उससे हम प्यार से बोल देंगे ओवरहेड्स। तो हम ओवरहेड्स के बारे में जो है वो बहुत सही तरीके की जो है वो कैलकुलेशन सीख रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास लिखा है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। चैप्टर जो 3 था ओवरहेड्स वाला, उसी के एक अगली बात कि ओवरहेड्स की जो है वो एब्जॉर्प्शन कराने के भी मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीके कार है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो हम ओवरहेड्स में हमने जो बातें सीखी उसी को जो है वो दो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इसके ऊपर मजीद गौर फिक्र कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास है आरसीडीएम, जिसका पूरा नाम है रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप जो आइसक्रीम बनाते हैं उसमें जो बहुत सारा खर्चा होता है, क्या सारा का सारा खर्चा सिर्फ इसलिए होता है कि आइसक्रीम बने? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह की बात की कि ओवरहेड्स नामी एक चीज भी होती है। तो आइसक्रीम का 1 यूनिट बनाने के लिए या 100 यूनिट्स बनाने के लिए या 1000 यूनिट्स बनाने के लिए आपका एग्जैक्टली कितना खर्चा डायरेक्टली उसकी वजह से हुआ है, कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, कौन से ऐसे खर्चे ओवरहेड्स हैं, वो तो आपके पास हो गई रेलेवेंट कॉस्टिंग। और साथ आप जो डिसीजन मेकिंग है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे आपसे कुछ सवाल पूछ लेता है। रेलेवेंट कॉस्टिंग का अलग से सवाल तो बिल्कुल नहीं आता, या काफी असर नहीं आया। और डिसीजन मेकिंग में आपसे फिर पूछा जाता है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग करके बताओ कि क्या हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं। अब डिसीजन कितने तरह के होते हैं आगे जाके हम सुकून से डिटेल से जो है वो काफी सारा पढ़ लेंगे। लेकिन जो अगर मैं मेन मेन बात करूं तो सवाल इस तरह की बातें कर सकता है कि बताओ एक फलाने कस्टमर ने आपसे आके कहा है कि मुझे अपने कजन के वलीमे के लिए 2 लाख आइसक्रीमें चाहिए, बताएं क्या ये आइसक्रीम बनाना अच्छी बात है कि नहीं। और आगे वो आपको आधे पेज का डाटा दे देगा। तो मल्टीपल तरीके की डिसीजन मेकिंग्स की जा सकती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन ये होती है कि बताओ फलाना प्रोजेक्ट लगाएं कि ना लगाएं, फलाना प्रोजेक्ट बनाएं कि ना बनाएं, फलाना जो है वो फैक्ट्री खरीद लें या ना खरीदें, फलानी फैक्ट्री बंद कर दें चलती रहें दें। इस तरह की बातें हम करते हैं डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग ये होती है कि आपने एक नई तरह की जो है वो आइसक्रीम का फ्लेवर जो है वो इन्वेंट किया। आपकी फैक्ट्री में जो अकाउंटेंट बैठा था उसने ये कहा कि सर ये आइसक्रीम अगर हम प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं तो ये आइसक्रीम 500 रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि नहीं यार 500 तो बहुत महंगा है, अगर ये आइसक्रीम जो है वो बंदा 250 रुपए की मैग्नम जाके खा ले और 500 की आइसक्रीम हमसे क्यों जो है वो खरीदेगा। आप कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह 500 के बजाय हम 300 350 की बेच सकें ताकि कस्टमर ज्यादा सारा आ सकें। तो ये चीजें हम सीख रहे होंगे जाके इंशाल्लाह टारगेट कॉस्टिंग में। देन वी हैव इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मटेरियल वैल्यूएशन। आपने आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल खरीदा, कभी आपने मटेरियल सस्ता खरीदा होगा, कभी महंगा खरीदा होगा। ये चीज आपने थोड़ी थोड़ी जो है वो अकाउंटिंग में पढ़ी होगी पीआरसी में। और FR1 अगर आपने पहले पढ़ी है, साथ पढ़ रहे हैं तो उधर भी पढ़ेंगे। इन्वेंट्री को मेजर किस तरह से करें? आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो एक कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, उस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो है वो मटेरियल का आपके पास खर्चा आता है, उससे कितना दिखाएं। और सीओ जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसकी एसेट साइड में करंट एसेट्स में जो एक चीज होती है जिसका नाम होता है इन्वेंट्री या स्टॉक, उसको किस वैल्यू पे लिखना है, ये सारी बातें हम लिख रहे होंगे सीख रहे होंगे चैप्टर 1 और 6 में, जिसका मैंने नाम रखा है कंबाइंड मटेरियल स्लैश इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर हमारे पास है कॉस्ट फ्लो और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये एक जो है वो दिन का चैप्टर है। अगर मैं आपको दोबारा से जाके ये वाला वर्किंग दिखाऊं तो तारीख गवार है, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन से पिछले इतने सारे सालों से कुछ भी नहीं आया, 0 मार्क्स का पेपर। लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो इंशाल्लाह एक दिन लगा के आपको इसके ऊपर भी जो है वो काम कराया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक इवन, जिसे हम प्यार से CVP भी बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। लिख देता हूं पूरा, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। ये सब्जेक्ट अक्सर लोगों को बड़ा बुरा लगता है। ये सब्जेक्ट नहीं, ये चैप्टर की बात हो रही है।
थोड़े से इसके डिफरेंट सवाल होते हैं, हर सवाल हर पिछले सवाल से जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी हम बेसिक्स की बात करेंगे। अच्छा लेकिन एक मिनट, आप लोग तो पीएससी करके आए हैं, आप लोगों को तो बड़ी अच्छी तरह पता होगा ब्रेक इवन क्या होता है। क्यूएम के चैप्टर 1 के यूनिट 4 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वहां एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ दो तीन तरह के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। वहां एक लाइन की कैलकुलेशन होती थी कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू माइनस वीसी। यहाँ थोड़ा से हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। याद करें, अगर आप में से कोई मेरे स्टूडेंट है क्यूएम का, तो मैंने तब कहा भी था कि यार अभी हम जो है वो ब्रेक इवन का बड़ा एक बेसिक वर्जन पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ों के मैं आपको सचमुच का ब्रेक इवन पढ़ाऊंगा। तो वक्त आ गया कि अब हम सचमुच का ब्रेक इवन जो है वो पढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपने आइसक्रीम बनाने के लिए जो है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले भाई ने कहा, स्टिक्स खरीदनी है, फ्लेवर खरीदना है, पैकेजिंग खरीदनी है। कितनी स्टिक्स खरीदें, कितना फ्लेवर खरीदें, कितने पैकिंग खरीदें, कितना जो है वो फ्लेवर रह जाए, तो आप दोबारा जो है वो सप्लायर को कॉल करके कहें यार फ्लेवर थोड़ा कम हो गया, दोबारा भिजवाओ जरा। तो इस तरह के मसले हम देख रहे होंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है लेबर। लेबर क्या होता है? लेबर मजदूर होता है लेबर। मजदूरों के खर्चे, मजदूरों को सैलरी देनी है, फिक्स सैलरी देनी है या दिहाड़ी देनी है, एक घंटे के पैसे देने हैं या एक दिन के पैसे देने हैं, बोनस देना है कि नहीं, बोनस देने ना देने के क्या फायदे क्या नुकसानात होते हैं। और एक चीज जिसका मैं थोड़ी देर पहले इस वाले पोर्शन में भी मेंशन किया था, लिखा है आपके सामने लेबर कर्व। क्या होता है लेबर कर्व? चले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी दे देता हूं। आप लोग जब जिंदगी में पहली मर्तबा बाइक पे अपने कॉलेज गए होंगे या अपने स्कूल गए होंगे या अपनी यूनिवर्सिटी गए होंगे, तो टाइम लगा होगा, शायद 20 मिनट लगे हो। रास्ते का भी नहीं पता था और जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो मतलब नहीं इतना शॉर्टकट्स वगैरह का पता था। जब आप हफ्ते बाद उसी यूनिवर्सिटी दोबारा गए, वैसे तो आप रोजाना जा रहे हैं लेकिन हफ्ते बाद शायद आप 20 मिनट के बजाय 18 मिनट में पहुंच गए हो। शायद साल बाद जब आप जा रहे हो तो आप 18 के बजाय 16 मिनट में पहुंच रहे हो। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप एक इंसान एक काम बार 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 सेम काम किए जाए तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। वो काम उसके, उर्दू में हम कहते हैं, वो काम उसके हाथ पे चढ़ गया है। तो जब मजदूर एक ही तरह की प्रोडक्ट बार 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 बना रहे होंगे तो उनका टाइम जो है वो सेव हो जाया करेगा। अगर किसी मजदूर ने एक कुर्सी पहली मर्तबा 5 घंटे लगा के बनाई है, तो शायद वो अगली कुर्सी 4.5 घंटे में बना ले, शायद वो उससे अगली कुर्सी 4 घंटे और 15 मिनट में बना ले। मगर इसमें एक लिमिटेशन होती है। आप जैसा मर्जी आपको रास्ता जबानी याद हो जाए, आपको जैसा मर्जी अच्छी कुर्सी बनानी आ जाए, एक लिमिट पे जाके, एक पॉइंट पे जाके ब्रेक लग जाएगी, उससे ज्यादा टाइम रिड्यूस नहीं हो सकता। जो मजदूर पहली कुर्सी 5 घंटे में बना रहा था और 150वीं कुर्सी शायद वो 3 घंटे और 50 मिनट में बना रहा हो, उससे कम नहीं हो सकता। वो जो कुर्सी 5 घंटे में बननी थी, वो 15 मिनट में नहीं बना सकता। एट वन पॉइंट ब्रेक लग जाएगी। उस ब्रेक कैसे लगवानी है, क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम लेबर में जाके देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस। ये आखिरी दो चैप्टर्स मैंने एंड के लिए रखे हुए हैं, जब बिल्कुल ही सीरियस स्टूडेंट्स जो है वो रह जाते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट जो है वो कह देते हैं कि नहीं यार सीए में जो है वो इस दफा नहीं पढ़ना, अगली अटेम्प्ट में ही देखेंगे। ये दोनों चैप्टर्स लेंथी हैं और शदीद तरीन इंपॉर्टेंट भी हैं। चेक करें जरा, प्रोसेस कॉस्टिंग और एलिमेंट कॉस्टिंग के आगे क्या लिखा है। प्रोसेस कॉस्टिंग, सॉरी, और जो है वो वेरिएंस। 10 और 9 हर दफा तकरीबन 20% पेपर जो है वो इन दोनों चैप्टर से आ रहा है। तो ये हमने एंड के लिए रखे हैं। ये होता क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये कि कुछ इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जहां हमेशा प्रोडक्शन जो है वो चलती चली जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुर्सी की एग्जांपल दी। कुर्सी एक ऐसी चीज है कि शायद जो है वो 5 घंटे में बन जाए। आपने आज कितनी कुर्सियां बनाई, कल कितनी कुर्सियां बनाई, परसों कितनी कुर्सियां बनाई, हफ्ते में कितनी कुर्सियां बनाई, कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। ये देखना बहुत ईजी है कि एक कुर्सी पे जो है वो कितना मटेरियल लगा, कितना जो है वो लेबर के खर्चे लगे, कितने ओवरहेड्स वगैरह लगे। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका इस तरह से हिसाब रखना शायद थोड़ा सा मुश्किल काम हो। फॉर एग्जाम्पल, फिर से आ गई आइसक्रीम। इमेजिन करें एक बहुत बड़ा सा टब है, इंडस्ट्रियल वाला टब, जिसके अंदर आप जो है वो रोजाना जो है वो नए इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, उसमें से जो है वो
अगर 10 लीटर का है तो रोजाना जो है वो 3 लीटर जो है वो निकाल के आगे बेच देते हैं, 7 लीटर पीछे रह जाते हैं, कल फिर उसमें अपने फ्लेवर और ऐड करना, मजीद 3 लीटर निकाल लिए। अब यहाँ ये मेजर करना कि महीने के शुरू में आपने उस टब में कितने लीटर जो है वो आइसक्रीम ऐड की थी, कितनी बेच दी, कितने के ऊपर कितना खर्चा आया, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए। आपको ये नहीं पता कि आपने मंडे को जो उसमें फ्लेवर डाला था वो मंडे को ही सेल हो गया था, या ये वो वाला फ्लेवर मिल के अभी तक जो है वो टब में पड़ा है, या जो है वो फ्राइडे को जो हमने टब खाली किया था तो वो सारा का सारा खत्म हो गया, या बीच में जो थोड़ा सा रह गया था वो अगले मंडे फिर यूज हो जाएगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ शायद सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लग रही हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब हम सामने जो है वो वर्किंग्स वगैरह करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ये कहती है कि जहां क्लियरली अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, जहां लीटरों में बात हो रही है, ड्रिंक्स की बात हो रही है, जहां जो है वो खाने पीने की चीजों की बात हो रही है, जहां ये मेजर करना मुश्किल काम है कि हमने कितने यूनिट्स बनाए, हम वहां केजीज की बात कर रहे होंगे, लीटर्स की बातें कर रहे होंगे, तब हम एक अकाउंट बनाते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि महीने के शुरू में या हफ्ते के शुरू में या दिन के शुरू में हमने कितना मटेरियल ऐड किया, उसमें से कितना मटेरियल हमने आगे उसे पका के बेच दिया, कितना मटेरियल अभी भी हमारे पास पड़ा है जो कि कच्चा है, जो कि आज नहीं पका, कोई मसला नहीं, उसे कल पका के बेच देंगे। इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग में। और आखिर में हमारे पास है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वेरिएंस, वेरिएंस, वंस अगेन मेरे क्यूएम के बच्चे, वेरिएंस तो बड़ी अच्छी तरह पढ़ी होगी, चैप्टर 8 का यूनिट 2 क्यूएम का, पीआरसी 2 का। लेकिन ये वो वाली वेरिएंस नहीं है। वो वाली वेरिएंस तो आपको बताती थी कि डाटा के आपस में कितना कोई गैप है, ये किसी और वेरिएंस की बात हो रही है। ये पैसों वाले वेरिएंस की बात हो रही है, खर्चे वाले वेरिएंस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको घर वालों ने कहा 1000 का नोट देके कि बेटा जाओ मेहमानों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम ले आओ। आप दुकान पे पहुंचे हो, दुकानदार ने कहा बेटा ये 1000 वाली आइसक्रीम अब 1100 की हो गई है। ओहो, ये तो परेशानी वाली बात है। आपके पास 1000 रुपए थे, दुकानदार ने 1100 मांग लिया। आपने सोचा हुआ था कि मेरा 1000 का खर्चा होगा, आपका एक्चुअली 1100 का खर्चा हो गया। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जालमो टू वे कम्युनिकेशन, ये तो लिख दो कि अच्छी बात है बुरी बात है। सुनने में है बुरी बात है, क्यों बुरी बात है? दुकानदार का भला हो गया, उसे 1000 के बजाय 1100 मिल गया। अवाम ने कहा वेरिएंस मींस कॉस्ट गैप, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वैसे टू सम एक्सटेंट कॉस्ट गैप, लेकिन मैं इस टाइम सिर्फ एक तरह की वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, ये वाली वेरिएंस वाकई एक तरह का कॉस्ट गैप है। मगर वेरिएंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये वाली वेरिएंस तो हमने सिर्फ खर्चे की बात की। अब चलें, चूंकि आपने कॉस्ट गैप का जिक्र छेड़ ही दिया है, मैं सिर्फ मटेरियल में एक दूसरी तरह की वेरिएंस की बात कर लूं। घर वालों ने कहा 1100 रुपए पकड़ो, एक जो है वो लीटर वाला आइसक्रीम का टब जो है वो ले आओ मेहमानों के लिए। आप एक लेके आए 1 लीटर वाला पैक, और वो कम पड़ गया। ओहो, उसका क्या मतलब है? आपके घर वाले आपको भेजेंगे भागे भागे जाओ और एक और कार्टन लेके आओ, एक के बजाय 2 लीटर यूज करने पड़ गए। अब यहां कॉस्ट गैप नहीं है, लेकिन फिर भी वेरिएंस आ गई। आपका टोटल खर्चा आपने सोचा था कि 1100 का होगा, लेकिन हो 2200 का गया। तो इस तरह की चीजें भी जो है वो वेरिएंस में आती हैं, इंशाल्लाह डिटेल से हम जाके पढ़ रहे होंगे। और साथ ही मैंने लिखा है वेरियस कॉस्ट, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आई कैप की नजर में एक अलग चैप्टर है, जबकि मेरी नजर में ये वेरिएंस का ही एक छोटा भाई है। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है तभी आप जो है वो इजीली जो है वो वेरिएंस कर सकेंगे। तो ये ले, मैंने आप लोगों में से फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे दिया सीएमए का, कि आपको सीएमए अगर आप पढ़ेंगे, खैर जिससे भी पढ़ेंगे, अगर मुझसे पढ़ेंगे तो भी ये बातें होंगी, कहीं और से भी ये बातें होंगी, लेकिन ओवरऑल सीएमए में आपको ये कुछ देखने को मिल सकता है। वंस अगेन कोई सवाल देख ले, क्लास खत्म होने में 15 मिनट पढ़े, ये ना हो मैं पढ़ाना शुरू कर दूं।
खैर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने से मुराद प्रॉपर पढ़ाई। ये ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन वाले दिन तो पहले वैसे ही जो है वो टीचर आधे घंटे की क्लास करके कहते हैं कल से इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, जो लोग अभी तक हमारे दरमियान मौजूद है वो सब जो है वो सेटिस्फाइड है, सब खुश हैं। चलो ठीक है, फिर क्लास जबरदस्ती नहीं घसीटते, 15 मिनट्स रह गए हैं, कल से जो है वो 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी। सी यू ऑल टुमारो। तो वंस अगेन, जो लोग मुझसे पहली दफा पढ़ रहे हैं, जब मैं क्लास बिल्कुल एंड कर रहा होता हूँ तो मैं एंड पे कहता हूँ अच्छा जी मुझे बोलना है अल्लाह हाफिज। तो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखना है अल्लाह हाफिज, जब 2-3 लोगों के आगे होंगे तब मैं क्लास को ऑफिशियली एंड कर दूंगा। इससे मुझे भी पता लग जाता है कि कोई अभी तक पुराना कोई सवाल टाइप नहीं कर रहा। ओके जी, थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का। इंशाल्लाह मिलते हैं कल से। अल्लाह हाफिज।